अनिल सर के पास आऊंगा। अनिल सर, ये जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 1 से आज इतना वक्त हो रहा है, जो 9 तारीख को केंद्र की सरकार की ओर से पे उससे स्टैंड निकल कर आया, क्या कुछ चूक रही कह सकते हैं? जो जिस तरीके से अब जो खुद उनके जो घटक दल हैं, जैसे चिराग हैं और भी कुछ लोग आके दिखा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी सर? अनिल सर। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। जी। ये हुआ ऐसा कि उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा, जो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। असल में देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा किया उन्होंने, अभी तक की जो पॉलिटिक्स उनकी रही है, उस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रहा है क्या कि जो ताकतवर जातियां थी, मतलब दलितों में या पिछड़ों में, उसके खिलाफ उन्होंने अलायंस बनाया। वो जिसको आप मतलब अति पिछड़े कहते हैं या अति दलित, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में भी जो उनका सोशल अलायंस है, वो उन्होंने उन्हीं लोगों को अपना टारगेट किया और वो लोग उनको किया। अब अभी जो आया है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बेसिकली वो संविधान के अनुरूप नहीं है। ये जो आरक्षण है उसके बारे में जो भी सबको मालूम है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं, मतलब उसका आधार ही नहीं है। वो अस्पृश्यता उसका आधार था, सामाजिक आधार वही मुख्य मुद्दा है और वो उसके हिसाब से होना चाहिए। क्रीमी लेयर वगैरह तो सब बकवास है और वो जो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो उसका तो वो अलग मुद्दा है, उस पर अपन अलग डिबेट में उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के आपको डिबेट करना पड़ेगा। तो वो उसका बेसिक आधार के खिलाफ, मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट किसी भी तरीके से संविधान के की जो स्पिरिट है आरक्षण का उसको रिफ्लेक्ट करता है। 4-2 आए या 5-6-2 मतलब 5-1 जो है 6-1 ना, तो वो आए, उससे मैं उसका अंतर नहीं मानता। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा क्या कि जो पॉलिटिक्स आरएसएस कर रही थी, उसने किसको टारगेट किया था? टारगेट ग्रुप उनका था वाल्मीकि। उनका टारगेट ग्रुप अभी जैसे जीतन राम मांझी की कम्युनिटी को उनके लिए कुछ किया नहीं है। सब लोग बिहार के 3 लोग बैठे, सब लोग हैं बिहार के ही, तो सबको मालूम है कोई काम नहीं किया है उनके बीच में। यहाँ तो महाराष्ट्र वगैरह में तो उन्होंने कम से कम उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कुछ किया भी था, लेकिन जीतन राम मांझी की कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया है। और उनके लिए भी लड़े हैं वही लोग, जैसे बोध गया का आंदोलन हो, चाहे ये क्या कहते हैं नक्सलाइट मूवमेंट हो, उन लोगों ने ही ये जो सबसे नीचे के लोग हैं उनके लिए फाइट की है जमीन पर। तो वो तो अलग मुद्दा है। ये जरूर था कि एक डिवीजन, मतलब कुछ जातियां आगे आ गई। निश्चित तौर पर जो जातियां खेतिहर जातियां थी, किसानी से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनका रिसोर्सेस से कहीं संबंध था, जैसे पासवान है, तो उनका मतलब खेती से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा पावर भी था, चौकीदारी वगैरह से थे। वो ऐसा ही सब जगह का आप देखेंगे। तो ये जो अस्पृश्य जातियों में जो एक अंतर दिखाई देता है, उसकी सामाजिक और मतलब सांस्कृतिक वजह है और आर्थिक वजह भी कह सकते हैं आप, मतलब जो समाज का जो आर्थिक गठन है उसके हिसाब से। अब है क्या कि बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है वो वही है जो जीतन राम मांझी वाला है, वो उसी को कल्टीवेट किया है और उसकी लीडरशिप को उसने अपने साथ रख लिया है। जैसे कि चिराग पासवान है, अठावले है, मायावती भी मान लीजिए। तो ये सारे लोग जो है, जो वर्ग जो जिसको कि अभी नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिनको नुकसान पहुंचने वाला है, उसकी लीडरशिप को उसने अपने साथ रख लिया है और लेकिन टारगेट करता रहा है वो। अब इसको ये जो स्थिति पैदा हुई है वो उसको संभालेगा कैसे? अच्छा, डिवीजन वो चाहता था, डिवीजन तो वो अति पिछड़ों में भी चाहता था, पिछड़े और अति पिछड़े का डिबेट हो, वो चाहता था दलित में वर्सेस, जो एक सोशल फोर्सेस का जो अलायंस है उसको तोड़ना। ये तो जो जिसको सवर्ण पॉलिटिक्स कही उन्होंने, या जो उसका विमर्श का, उसका एक बड़ा ये है, मतलब उसका हथियार है कि वो उनके बीच के भेद को करता है। लेकिन वो भेद है भी, ये इसमें इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल वो इसके जरिए करना चाहता। अब इस नैरेटिव को कहाँ करेगा वो? जीतन राम मांझी को भी साथ रखना और चिराग पासवान को साथ रखना, ये इसके लिए आरएसएस या बीजेपी के लिए संभव नहीं। तो मैं इसको एक डेवलपमेंट ऐसा मानता हूं
कि जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसको कि इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कर रहा है राहुल गांधी, कि जाति जनगणना, सोशल जस्टिस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसकी बात जो कर रहा है, वो जो है वो नैरेटिव अंत में प्रिवेल करने वाली है। और ये भी इसका कंट्राडिक्शन को, जो इनके बीच में जो अंतर्विरोध अभी आया है, इसको संभालना मुश्किल होगा। अब आप बताइए कि चिराग पासवान, ये जो जहां जहां अभी हुए मतलब सफल हुआ है भारत बंद अच्छी तरह से, ब्रॉडली जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का, और जो सबसे ज्यादा है भी ग्रेडेड सोसाइटी ज्यादा है वहां पर, ये भी वर्चस्व भी ज्यादा है जो ये का मतलब जाति का और इसका, वही सक्सेसफुल हुआ है। अब वो सारे उनके उनके शासित राज्य हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। तो ये जो है ये इसके खिलाफ ही जाने वाला है, क्योंकि प्रदर्शन तो हुआ उनके ही खिलाफ ना। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट एक एब्स्ट्रैक्ट प्रदर्शन, उनके खिलाफ आप प्रदर्शन क्या, आपको फाइट तो सरकार के ही खिलाफ है। तो मोदी के खिलाफ ही एक नया प्रॉब्लम आ गया है। तो एक तरफ तो 240 का जो उनका आंकड़ा है वो, और उसको लेकर के सरकार चलानी है। दूसरा है कि डिविसिव मुद्दे, वक्त वो का मामला था, अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ला रहे हैं, रोज हर एक स्टेट में लव जिहाद से लेकर के 50 कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश, वो अब क्लिक नहीं कर रहा है। मतलब मेरे ख्याल में वो उन्होंने जो कोशिश की थी कि ये मतलब रिलीजन के आधार पर कम्युनल डिवाइड क्रिएट करके जो रूल करना चाहता था, जो ये करने का, वो उनका फॉर्मूला और नैरेटिव चलने वाला नहीं है। तो अंततः उनको काफी डिफिकल्ट हमको लग रहा है, क्या कि बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। अब जैसे लेटरल एंट्री वाला, लेटरल एंट्री असल में मतलब उसके मेन मुख्य उद्देश्य मतलब दो है। एक तो आरक्षण को समाप्त करना है, और दूसरा कॉरपोरेट को के हाथ में ब्यूरोक्रेसी को देना है। प्राइवेट सेक्टर से ला करके यहाँ बैठना है, वो 3 साल रहेगा, 3 साल भी उसी का काम करेगा अडानी का, और लौट करके जाएगा अपना अडानी के पास। मतलब अब जो पहले उनको जो आईएएस के पास जो को खुशामद करने के लिए उनके पास थैली लेकर के, उसके बाद फूल लेकर के, गुलदस्ता लेके जो जाना पड़ता था, उसकी जो कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब उसका आदमी खुद बैठा हुआ है, वो सीधे कर लेगा। जैसे अश्विनी वैष्णव है, वो कॉर्पोरेट का सीधे आदमी है, वो इसीलिए चुन के नहीं आ सकता ना, तो उसको कॉर्पोरेट डायरेक्ट भेजे। वो सब जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जो उनको सत्यानाश करना है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो जो बाकी आईटी हो, सबको उसका सबका जिम्मा उसके हाथ में है। तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है। अभी सारे ठेके जो उस कंपनियों में वो शख्स काम कर रहा था, वो सारे ठेके उनको दे रहा है, और उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप जिस कंपनी में पहले काम करते रहे हो, उसी का ये नुमाइंदा यहाँ हो, तो उसको कम से कम दूसरी मिनिस्ट्री तो दो। तो वो भी नहीं, तो खुला खेल जो कॉर्पोरेट का था वो जो है वो उसके लिए ये लेटरल एंट्री आरक्षण। अब है कि आरक्षण के मुद्दे पर भी घिर गई और कॉर्पोरेट वाले मुद्दे पर भी घिर गई है सरकार। मुझको लग रहा है कि ये जो मंडल 2 का जो सिचुएशन आया है, इसको हैंडल करना बीजेपी के ये में नहीं है। और नया नेतृत्व उभर रहा है, ये चिराग वगैरह जो कर रहे हैं ना, ये मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स हैं। इनमें कोई अच्छाई ढूंढना हमको लग रहा है कि बेमानी और मूर्खतापूर्ण है। इनको जो है ये लीडरशिप किसने ली है, कॉल ये सब थोड़ी दिया था, ये सब थोड़ी को ऑर्गेनाइज किया है। ये जो अमर आजाद का नाम लिया इन्होंने, या जो चंद्रशेखर रावण और बहुत अनाम लोग हैं। अब और जो दलितों में मतलब खासकर एक बड़ा नया नेतृत्व पैदा ले रहा है जमीन पर, जिससे इनका कोई कनेक्ट नहीं है। ये सब चुनावबाज पार्टियां जिसको कहते हैं, और चुनावबाज नेता है, इनको कब वो रिप्लेस करेगा इसका इंतजार करना चाहिए। तो एक नया चर्निंग भी चल रहा है विद इन द ये, और मतलब कम्युनिटी में भी और ये में भी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है। और इसीलिए जो ओल्ड लीडरशिप या ओल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी वो धीरे धीरे जाएंगे दायरे में, क्योंकि नए चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको मीट करने की कैपेबिलिटी उनको नहीं है। वो ओल्ड रेटोरिक्स में ही फंसे रहते हैं। तो वो मुझको लग रहा है क्या कि ये चेंज, इस चेंज को आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, और ये टैकल करना इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा।
और इसको ये मायावती और चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल है, अब स्टैंड लेना पड़ा ना भाई। अब उनके खिलाफ उनके ही खिलाफ आंदोलन को समर्थन देना पड़ रहा है और उसके लिए कर रहा है। तो ये मतलब कहूंगा चिराग का कम से कम इस स्टेटमेंट से मैं जरूर सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं, जो उसने कहा है कि मंदिरों में अभी वही हालत है, अस्पृश्यता का की वही हालत है, तो तुम फिर इस तरह का जजमेंट क्रीमी लेयर क्यों, और ये सब जो सवाल किए हैं उसके सवाल वो कम से कम वो जायज है, इतना तो बताना ही चाहिए।